जिनवू अभी तक के सबसे पावरफुल एनिमी डीमन किंग से फाइट करता है। तो वेलकम बैक गाइस, सोलो लेवलिंग के इस पार्ट में हम जिनवू वर्सेस डीमन किंग देखेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि जिनवू डीमन कासल में एंटर तो करता है बट वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता है एंड बाहर आने के बाद वो ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन जाता है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है। तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उन्हें देख लो तब ये वीडियो समझ आएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 40 लाइक्स का। तो जिनवू के एस रैंक बनने के बाद जब वो मीडिया के सामने आता है तो उसे देख के जितने भी लोग उसे जानते थे वो सब शॉक हो जाते हैं एंड जब जिन्ना को ये पता चलता है उसे तो पहले बिलीव ही नहीं होता है। वही दूसरी ओर जिनो का फादर ये न्यूज देख के जिनो से पूछता है कि क्या वो जिनवू को रिक्रूट कर पाया। तो जिनो उसे बताता है कि नहीं, जिनवू तो खुद का गिल्ड बनाने का सोच रहा है। फिर उसका डैड उसे बताता है कि क्यों वो एक हंटर गिल्ड बनाना चाह रहा है। तो इसका रीजन सिंपल है, वो बताता है कि उसके पास इतना पैसा है कि वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता है, लेकिन धीरे धीरे हंटर्स का पावर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। वो ये कर रहा है ताकि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि ऐसे हंटर तो लीगल सिस्टम से बाहर है ही, पर उससे भी ऊपर आता है नेशनल लेवल हंटर जो कि सबसे स्ट्रांग होते हैं एंड वो जिस भी कंट्री में रहते हैं वो एक किंग की तरह रहते हैं। इसलिए वो एक गिल्ड बनाना चाह रहा था ट्रस्टवर्दी हंटर्स के साथ। तो लास्ट में वो जिनो को बोलता है कि ठीक है, तुम ही अब इस गिल्ड के लीडर बनना, तुम अपने से ही इस गिल्ड को संभालो, ट्रस्टवर्दी हंटर्स को इस गिल्ड में ऐड कर लो। लेकिन जिनो मना कर देता है, वो कहता है कि नहीं, वो जिनवू का गिल्ड ज्वाइन करेगा। वही दूसरी ओर बेक जिनवू की स्पीड को देख के शॉक होता है। वो सोचता है कि लास्ट टाइम जिनवू इतना पावरफुल तो नहीं था एंड उसको डबल डंजन से बाहर आए हुए काफी टाइम हो गया, तो वो अब क्यों अवेक हो रहा है एंड अब जाकर के वो क्यों एक एस रैंक हंटर बना। क्या जिनवू एक ऐसा हंटर है जो कि हमेशा लेवल अप कर सकता है? अब फिर हम डोंगसो को देखते हैं जो कि ये न्यूज देख करके काफी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम जिनवू को देखते हैं जो कि अपने फायर ऑर्ब को बेचने के लिए गया होता है, लेकिन शॉप का ऑनर उसका दाम नहीं लगा पा रहा होता है। वो उसे बताता है कि मैं आपको इसे प्रीमियम में सेल करने में हेल्प कर सकता हूँ। फिर जिनवू बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा एंड वहाँ से कुछ चीजें खरीद के निकल जाता है। फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि बेक जिनवू के बारे में ही सोच रहा है। वो सोचता है कि अगर वो लगातार लेवल अप कर सकता है तो वो हमेशा नंबर 1 रहेगा, तो वो कोई गिल्ड क्यों ज्वाइन करेगा, वो तो खुद का ही गिल्ड बनाएगा ना। तभी फिर हम देखते हैं जिनवू के घर के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स होते हैं जिनसे जिनवू बच रहा होता है। तभी उसके गेट पे कोई नॉक करता है, उसे लगता है कि कोई रिपोर्टर है बट वो जिनवू होता है जिसे उसके फादर ने बाहर निकाल दिया होता है। तो वो जिनवू को बोलता है कि क्या वो यहाँ रुक सकता है, बट जिनवू उसे मना कर देता है। फिर हम जिनो के पेरेंट्स को देखते हैं जहाँ जिनो की मॉम पूछती है कि क्या तुमने उसे क्यों बाहर निकाला। उसका डैड बताता है कि अगर जिनो खुद का कुछ करना चाहता तो उसे खुद का रास्ता बनाना था, बट वो किसी के अंदर काम करना चाहता है इसीलिए। बट तभी वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि टस्क के तीनों जनरल को जिना के पास छोड़ देता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके एंड फिर काफी सारे नॉर्मल शैडोज को भी सोसाइटी में छोड़ देता है ताकि वो क्राइम को रोक सके एंड कहता है कि ये है मेरा लिटिल कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए। फिर वो जिनो के साथ निकल जाता है एंड डीमन कासल के अंदर जाता है एंड इस बार वो उसे फिर से क्वेस्ट मिलता है, बट क्वेस्ट था कि उसे डीमन किंग को हराना है। फिर जिनो सीधा 76 फ्लोर पे जाता है एंड जाते ही टस्क को फायर ऑर्ब दे देता है, तबाही मचाता है, वो वहाँ सबको इजिली खत्म कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जिनो का डैड हॉस्पिटल में जगता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसे एक रेयर टाइप की बीमारी है जो कि है इटर्नल स्लम्बर। इसमें पेशेंट एक बार सोने के बाद वापस जगता ही नहीं है एंड इस स्लीप में उनकी लाइफ फोर्स भी काफी तेजी से ड्रेन होती है। इससे रिकवर होने का कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसे धीरे किया जा सकता है एक डिवाइस के थ्रू जो कि माना के ऊपर चलता है एंड ये सेम बीमारी ही जिनवू की मॉम को भी है। एंड इसका होने का रीजन ये होता है कि अगर कोई जो हंटर नहीं है वो माना के साथ हमेशा एक्सपोज हो, मेनली तब, या फिर उस पर्सन के फैमिली में कोई हंटर हो जिसकी वजह से वो माना से ज्यादा एक्सपोज होता है, तब जाकर के ये होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम जापान के कोस्ट को देखते हैं जहाँ पर कि एक एंट आ चुका है एंड देखो मानवा में अभी धीरे धीरे जेजू आइलैंड के बारे में पता चलता है, बट एनिमे में हमने जो फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में रेड देखा था ये उसी आइलैंड से आया हुआ एक एंट है। फिर कुछ जैपनीज हंटर को हम देखते हैं जिसके सामने ये एंट आता है, तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है डीमन कासल में जहाँ जिनवू सोचता है कि अगर मैं इन डीमंस को भी अपने आर्मी में शामिल कर पाता तो अभी तक मेरे पास एक ह्यूज आर्मी होता, बट हाँ, जिनवू इन डीमंस को अपने आर्मी में शामिल नहीं कर सकता है। फिर जिनवू डीमन कासल को जल्दी क्लियर करने के लिए अपने शैडोज को 6 टीम में बांट देता है, टीम टस्क, टीम इगरिश, टीम आयरन, टीम 10 एंड हाई ऑप्स को 2 टीम में ए एंड बी में बांट देता है। एंड इनका काम सिंपल था कि जो भी एनिमी दिखे उन्हें खत्म करना है एंड अगर कोई एंट्री परमिट मिले तो तुरंत जिनवू को रिपोर्ट करना है। फिर सभी टीम वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जिनवू काफी तेजी से एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर देता है। अब बस जिनवू को कुछ नहीं करना था, उसे खुद के माना को पोशन के हेल्प से रिस्टोर करते रहना था। एंड कुछ दिन के बाद
जिनवू देखता है कि टैंक ने 10 लेवल गेन कर लिया है एंड बाकी शैडोज का भी लेवल बढ़ रहा होता है एंड जिनवू इस टाइम पे 80 फ्लोर पे होता है। अब उसे बस 20 और फ्लोर जाना था कि तभी उसका माना काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है, मतलब कोई उसके शैडोज को काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। एंड अगले दिन जिनवू कुछ अजीब नोटिस करता है, वो ये था कि जो भी डीमन शैडोज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उन्होंने पहले आयरन की टीम को खत्म किया, फिर इग्रिस के एंड इग्रिस के बगल में टस्क था, बट वो टस्क को छोड़ के सीधा हाई ऑक्स के दोनों टीम को खत्म किया। मतलब ये है कि ये डीमन सोच सकते हैं, अपोनेंट की वीकनेस को समझ सकते हैं, जो कि अभी तक कोई डीमन नहीं कर पा रहा था। अभी तक सभी डीमन माइंडलेस थे, वो जो भी सामने आ रहा था उन पर अटैक करते थे एंड इसलिए जिनवू भी उनके अगले टारगेट को समझ जाता है, जो कि था टैंक का टीम। एंड इसलिए जिनवू स्टेल्थ का यूज करता है और टैंक की टीम पे नजर रखा होता है कि तभी वहाँ पे कुछ नॉवल डीमंस आते हैं। ये डीमंस नॉर्मल डीमन से काफी खतरनाक होते हैं, ये लोग एक टाइप से किंग होते हैं, साथ में ही ये सोच भी सकते हैं एंड ये डीमन टैंक की टीम को आराम से खत्म कर देते हैं। तो जिनवू इनके सामने आता है एंड जैसे ही एक जिनवू पे अटैक करता है, जिनवू एक किक में उसे पेल देता है, फिर 2 और अटैक करते हैं जिन्हें जिनवू आराम से खत्म करता है एंड लास्ट में उनके बॉस को देख के बोलता है, मैं सोचता था कि क्या मॉन्स्टर डर को महसूस कर सकते हैं या नहीं, लगता है मुझे मेरा आंसर मिल गया। एंड हम देखते हैं कि वो डीमन कांप रही होती है। नेक्स्ट फिर डीमन जिनवू पे अटैक करने का ट्राई करती है, बट जिनवू उन्हें आराम से डॉज करके उसे पेलने ही वाला होता है कि वो कहती है आई सरेंडर एंड हाँ वो एक लड़की है। वो बोल रही होती है सॉरी मुझे माफ कर दो, तो जिनवू कहता है तुमने मेरे सारे सोल्जर्स को मारा एंड माफी मांग रही हो। तो वो बताती है कि हम यहाँ के गार्डियन हैं, ये हमारा काम है। तो जिनवू कहता है मैंने तुम्हारे लोगों को मार दिया, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो वो कहती है नहीं, उनका काम तो था मुझे प्रोटेक्ट करना ना। वो भी सोचता है कि कितना सेल्फिश पर्सन आई मीन डीमन है एंड जैसे ही जिनवू पीछे मुड़ता है वो उस पर अटैक करती है, बट टस्क का शील्ड जिनवू को बचा लेता है। तो जिनवू पूछता है कि क्या कर रही हो, तो वो फिर से जमीन पे गिर के सॉरी बोलना शुरू कर देती है। तो जिनवू उससे एंट्री परमिट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि उसके क्लैन के पास एक एंट्री परमिट है एंड वो बाकी एंट्री परमिट कहाँ है उसका भी लोकेशन जानती है, वो उसकी हेल्प करेगी। फिर से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि उस एंट ने वहाँ पूरा तबाही मचा रखा था। एंड उसके बाद हम वापस डीमन कासल में आते हैं, जहाँ जिनवू उससे पूछता है कि तुम लोग कौन हो। तो वो बताती है कि उसका नाम एजिल है एंड वो रेडरू क्लैन की एल्डेस्ट डॉटर है। तो जिनवू बोलता है नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें भी आवाज़ सुनाई देता है कि किल द ह्यूमंस। तो वो कहती है नहीं ऐसा तो नहीं है, बट हाँ हमें आवाज़ सुनाई देता है कि इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। तो जिनवू सोचता है कि डंजन मॉन्स्टर्स को आवाज़ आती है ह्यूमंस को मारने का, बट ये मॉन्स्टर अलग है, इन्हें आवाज़ आता है इस जगह को प्रोटेक्ट करने का, इसका मतलब है इनके लिए मैं मॉन्स्टर हूँ। तो वो फिर पूछता है कि ये आवाज़ कितने टाइम से आ रहा है। तो एजिल बताती है कि जब से वो लोग इस जगह पे जगह है। तो जिनवू सोचता है मतलब ये यहाँ के नहीं है। फिर जिनवू पूछता है कि तुम इससे पहले कहाँ रहती थी। तो वो बताती है कि डीमन रेल्म में, बट एक दिन हमारी आँख खुली एंड हम यहाँ थे। तो जिनवू पूछता है कि तुम डीमन रेल्म में क्या कर रही थी। तो एजिल भी ग्लिच करने लगती है एंड कहती है हम वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जिनवू पूछता है किसके साथ। वो बताती है कि एक पावरफुल एनिमी के साथ, जिसे हराने के लिए पूरे डीमन रेस को एक साथ आना पड़ा था। फिर वो भी ग्लिच करने लगती है एंड कहती है मुझे जितना अलाउड था उससे ज़्यादा बता दी, ये कन्वर्सेशन यही टर्मिनेट किया जाता है। बट फिर भी जिनवू पूछता है कि वो पावरफुल एनिमी कौन था, बट वो उसे नहीं बता पाती है एंड वहीं गिर जाती है। तो जिनवू समझ जाता है कि सिस्टम फिर से इसे बताने नहीं दे रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम जिनचुल एंड चेयरमैन को देखते हैं, जहां ये सब उसी एंड की वीडियो को देख रहे होते हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक 294 सिविलियंस की जान ली है एंड उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए 108 हंटर को डिस्पैच किया गया है। फिर मीटिंग से बाहर आते टाइम जिनचुल चेयरमैन को बताता है कि डोंगसो ने इनसे कॉन्टेक्ट किया था कि वो जेजू आइलैंड से डील करने में इनकी हेल्प करेंगे, बट ये जानते हैं कि उनका मेन टारगेट जिनवू है, तो ये उसे किसी तरह मना कर देते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि एक नेशनल लेवल हंटर ने भी कांटेक्ट किया था। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि एजिल होश में आ चुकी है एंड उस टाइम में जिनवू ने काफी सारे डीमंस को भी मार दिया था। फिर ये सब यहाँ से एजिल के क्लैन में जाते हैं, जहाँ पे एजिल का फादर जिनवू को देख के कहता है एजिल ये तुमने क्या कर दिया, ये बंदा अकेले नहीं आया है बल्कि पूरी आर्मी लेके आया है, मतलब कि वो जिनवू के शैडोज आर्मी को देख सकता था। तो जिनवू उन्हें पेलने ही वाला होता है कि एजिल सबको शांत कराती है। फिर जिनवू परमिट के साथ साथ एजिल को भी मांग लेता है के साथ जाने के लिए, ताकि बाकी परमिट का लोकेशन बता सके। फिर जिनवू एक एक करके सभी क्लैन में जाता है एंड उन्हें डिस्ट्रॉय कर परमिट ले लेता है एंड इस तरह करके वो 100th फ्लोर पे पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर नेशनल लेवल हंटर चेयरमैन गनी से मिलने आता है, जहां वो सिर्फ यही बोलने आया होता है कि डोंगसो को कोरिया में एंट्री मत देना। एंड ये नेशनल लेवल हंटर स्कैवेंजर्स गिल्ड का लीडर है, अरे वही गिल्ड जिसमें डोंगसो है।
एंड जाने से पहले कहता है अपने होप्स मत बढ़ाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा जेजू आइलैंड से डील करने में। हाँ, अगर कोरिया के पास इतना फंड्स है कि वो एक नेशनल लेवल को हायर कर सकता है तो अलग बात होगी। तभी हम देखते हैं जैपनीज हंटर गोटो रियोजी भी कोरिया आता है। वो यहाँ आया था ताकि वो जापान एंड कोरिया मिल के जेजू आइलैंड पे रेड कर सके, उसे फाइनली खत्म कर सके। इसका प्लान है कि जैपनीज सभी एस रैंक हंटर जेजू आइलैंड के मॉन्स्टर से लड़ेंगे। इसी बीच में कोरियन एस रैंक हंटर को मेन डंजन के अंदर जाना है एंड एंट क्वीन को खत्म करना है, जिससे कि ये डंजन फाइनली क्लोज हो सके। एंड ये सोचता है कि मैंने ऐसा डील दिया है कि चेयरमैन मना नहीं कर सकता है, तो चेयरमैन भी इसके लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जिन्वू देखता है इग्रिस एंड शैडो बीस्ट मैक्स लेवल पहुंच चुके हैं, तो फिर जिन्वू उन्हें प्रमोट करता है। शैडो बीस्ट इलाइट से नाइट बन जाते हैं एंड इग्रिस नाइट से इलाइट नाइट बन जाता है। एंड इस टाइम पे जिन्वू 93 लेवल पे होता है। फिर फाइनली जिन्वू के सामने आता है डीमन किंग बैरन। फिर डीमन किंग अपनी आर्मी को बुलाता है जो कि जिन्वू पे अटैक कर देता है, तो जिन्वू शैडोज डोमेन का यूज करके अपनी आर्मी को बुलाता है। फिर इनकी फाइट शुरू होती है, जहाँ टस्क अपने फायर ऑर्ब के एक अटैक से काफी सारे आर्मी को खत्म कर देता है, जिसे देख करके बैरन लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे जिन्वू तो बच जाता है, बट काफी सारे शैडोज आर्मी वहीं पे खत्म हो जाते हैं। तभी बैरन अपने ड्रैगन से उड़ के आता है एंड जिन्वू पे अटैक करता है, जिससे जिन्वू दूर गिरता है। फिर बैरन लाइटनिंग अटैक करता है, जिससे जिन्वू किसी तरह बच के भाग रहा होता है कि तभी वहाँ पे टस्क आता है, जो कि फायर ऑर्ब के अटैक से लाइटनिंग को रोकने का ट्राई करता है। एंड वो फायर ऑर्ब का अटैक इतना पावरफुल था कि वो लाइटनिंग को ओवर पावर करके सीधा ड्रैगन को लगता है एंड वो वहीं खत्म हो जाता है। एंड बैरन भी जमीन पे आ जाता है, तो जिन्वू कहता है आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ लुकिंग अप। लेकिन फिर बैरन टस्क, आयरन एंड इग्रिस को एक एक अटैक करके खत्म कर देता है। फिर जिन्वू उस पर अटैक करता है, लेकिन बैरन उसे आराम से रोक लेता है कि तभी इग्रिस का भी शैडो बाहर आता है और बैरन के स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिसकी वजह से जिन्वू बैरन के छाती में अपना डैगर घुसा देता है। फिर बैरन एक खतरनाक लाइटनिंग रिलीज करता है, जिससे इग्रिस तो वहीं खत्म हो जाता है, बट जिन्वू भी काफी पीछे हट जाता है। एंड फिर बैरन अपने 2 डैगर निकालता है एंड जिन्वू भी, और ये दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे बैरन जिन्वू पे भारी पड़ रहा होता है। जिन्वू बैरन के अटैक को हैंडल नहीं कर पा रहा होता है एंड बैरन जिन्वू को मारने ही वाला होता है कि तभी एजिल अपने स्वॉर्ड को बैरन के मुंह पे फेंकती है। इससे बैरन को कुछ नहीं होता है, बट जैसे ही उसका ध्यान जिन्वू से हटता है, वैसे ही जिन्वू कमांडर टच को एक्टिवेट करके बैरन को इतने जोर का पंच करता है कि उसका सर ही उड़ जाता है एंड बैरन वहीं खत्म हो जाता है। फिर जिन्वू एजिल को कहता है जाओ अपने फादर को बोल देना कि अब तुम्हारा क्लैन नंबर 1 क्लैन है डीमन कासल का। तभी जिन्वू को कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, जिससे वो होली वाटर ऑफ लाइफ बना लेता है। एंड फर्स्ट टाइम आयरन सही काम करता है, वो उस ड्रैगन के बॉडी को जिन्वू के सामने लाता है। तो ड्रैगन एक डीमन नहीं था, इसलिए जिन्वू उसके शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है एंड उसका नाम रखता है काइजल। फिर एजिल बोलती है जिन्वू को उसके साथ वापस उसके क्लैन चलना चाहिए, वहाँ पे बैंक्वेट रखा जाएगा। हाँ देखो, जिन्वू यहाँ से डायरेक्ट बाहर नहीं निकल सकता है, उसे एक एक करके वापस फ्लोर उतरना पड़ेगा, तभी वो बाहर जा सकता है। बट तभी उसे उसका क्वेस्ट रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें बोनस स्टैट्स 30, एक रूइन स्टोन, डीमन स्लेयर का टाइटल मिलता है। एंड जब जिन्वू रूइन स्टोन को ब्रेक करता है तो उसे शैडो एक्सचेंज मिलता है, मतलब अब वो किसी भी सिलेक्टेड शैडो के साथ जगह स्वैप कर सकता है, लेकिन एक बार यूज करने के बाद 3 घंटे का कूल डाउन पीरियड होगा। लेकिन ये भी चेंज होगा जैसे जैसे स्किल का लेवल बढ़ेगा। जिन्वू एजिल को बोलता है कि तुम क्लैन वापस जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। एंड वो जिन शैडोज को सोसाइटी में छोड़ा होता है उसके साथ जगह स्विच कर लेता है, जिसके बाद चेयरमैन एंड बेक जिन्वू के प्रेजेंस को फील करते हैं, क्योंकि वो अब 97 लेवल पे होता है। फिर जिन्वू सबसे पहले अपने मॉम के पास जाता है, उन्हें वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है, जिससे जिन्वू की मॉम जग जाती है एंड उससे पूछती है कितने टाइम से मैं सो रही थी। तो जिन्वू बताता है 4 साल से। तो वो पूछती है जीना कहाँ है, तो जिन्वू कहता है ठीक है, एंड ये कह के वो रोने लगता है। फिर जीना भी उनसे मिलने आती है एंड वो भी रो रही है, बट जिन्वू सोचता है मैंने जो आज तक किया ये शायद तो मेरा रिवॉर्ड है, बट मैं नर्वस हूँ कि एज अ हंटर आई हैव क्रॉस्ड अ ब्रिज ऑफ नो रिटर्न। तभी फिर हम देखते हैं कि जिन्वू एक पार्क में बैठा होता है एंड उसे चेयरमैन की तरफ से कॉल आता है। एंड हम लोग अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इसके बाद अभी तक का सबसे खतरनाक एंड मोस्ट एंटिसिपेटेड जेजू आइलैंड रेड आर्क स्टार्ट होने वाला। इसमें हमें जिन्वू का सबसे लॉयल सबऑर्डिनेट देखने को मिलेगा। तो अगर तुम उसे मिस नहीं करना चाहते हो एंड चाहते हो कि वीडियो जल्दी आए, तो वीडियो का लाइक एम कंप्लीट करके सब्सक्राइब करो एंड घंटा भी दबा दो। चलो फिर बाय।